good morning and welcome back again to online biology classes. मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हैं जिसको आप फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, इन अर्ली क्लासेस में हम लोग गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis को स्टडी कर चुके हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग डिटेल में जान चुके हैं। अब गैमेटोजेनेसिस के बाद जो स्टेप्स होता है वह है आपका फर्टिलाइजेशन। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस स्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है, ओवम का फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये स्पर्म ओवम के फर्टिलाइज होने के प्रोसेस अब कंटिन्यू होने वाले। ठीक है, तो इसमें आपको जानना है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन तो पहले गैमेटोजेनेसिस, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर इम्प्लांटेशन, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कब से होता है। तो सब फर्टिलाइजेशन को जानने से पहले हम लोग इंसेमिनेशन को जानेंगे। व्हाट इज इंसेमिनेशन? तो इंसेमिनेशन इज द प्रोसेस by which semen is released by the penis into the vagina of the female। यानी इंसेमिनेशन वह प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई मेल अपने सीमेन को क्या करता है, फीमेल के वेजाइना में अपने पेनिस के थ्रू इंजेक्ट करता है, उसको हम इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो इंसेमिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। क्लियर? तो अब क्या होता है कि जो द मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, द मोटाइल स्पर्म्स का मूवमेंट शुरू होता है। तो वह मूवमेंट डिफरेंट पार्ट से होते हुए कहां पहुंचता है? उस साइड पे पहुंचता है जहां पे फर्टिलाइजेशन होना है। क्लियर? आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर याद आ रहा होगा। ठीक है, उसको इमेजिन करेंगे तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि स्पर्म तो वेजाइना में इंटर हो गया। अब ये मोटाइल स्पर्म जो होता है वेजाइना से मूव करते हुए सर्विक्स में पहुंचा। ठीक है, किस पार्ट में पहुंचा? सर्विक्स में पहुंचा, और सर्विक्स से यूट्रस में। सर्विक्स से कहां पहुंचा? यूट्रस में, और यूट्रस से ये आपका पहुंच गया एम्पुलरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। कहां पहुंचा? एम्पुलरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। आपको हम थोड़ा सा जो है आपको फिगर याद दिलाते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये जो है ठीक, ये ओवरी था। ठीक, और ये यूट्रस हो गया। ठीक, ये यूट्रस हो गया, ये सर्विक्स हो गया, ये वेजाइना। वेजाइना के थ्रू ये स्पर्म इंटर हुआ, ये स्पर्म ये सर्विक्स में पहुंचा, और सर्विक्स से ये क्या होगा, स्पर्म यूट्रस में पहुंचा। ठीक है, कहां पहुंचा? यूट्रस में, और यूट्रस से एम्पुलरी रीजन से होते हुए ये पहुंच गया फेलोपियन ट्यूब में। कहां पहुंच गया? ये स्पर्म, मोटाइल स्पर्म क्या हो रहा है, वेजाइना से इंटर करता है सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, और यूट्रस से क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में पहुंचता है। और इस फेलोपियन ट्यूब में क्या होते हैं, स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे स्पर्म तो पहुंच गया, तो उसके बाद क्या होता है, ओवम भी क्या होता है, जो ओवरी से रिलीज होता है वह ओवम भी आपका क्या होता है, ओवरी से रिलीज होने के बाद इसी फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, यानी एम्पुलरी रीजन में पहुंचता है फेलोपियन ट्यूब के। तो जहां पे स्पर्म ऑलरेडी पहुंचा हुआ रहता है या ओवम पहले पहुंचा हुआ रहता है। ठीक है, तो द ओवम इज रिलीज्ड बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द सेम रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब वेयर फर्टिलाइजेशन ऑकर। ठीक है, ओवम भी क्या होता है, ओवरी के द्वारा रिलीज होता है, और वो भी क्या होता है, उसी रीजन में पहुंचता है फेलोपियन ट्यूब के, जहां पे स्पर्म भी क्या होता है, पहुंचता है। ठीक है, और जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन का साइड पूछा जाए आपसे, तो फर्टिलाइजेशन कहां होता है? न वेजाइना में होता है, न सर्विक्स में होता है, न यूट्रस में होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का सेंटर कहां है, फर्टिलाइजेशन कहां होता है? एम्पुलरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में होता है, और फेलोपियन ट्यूब का आपको बता चुका हूं ओविडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, so fertilization can only occur if the ovum and sperm are transported simultaneously। ये फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवम का तभी होता है कि जब स्पर्म और ओवम साइमल्टेनियसली दोनों ये फेलोपियन ट्यूब में एक साथ पहुंचते हैं। क्लियर? स्पर्म और ओवम जब तक ये दोनों एक साथ फेलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंचेंगे
तब तक फर्टिलाइजेशन के चांसेस न के बराबर है। ठीक है, और यही कारण है कि सभी मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद कोई वोमेन क्या होती है, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती या फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन न होने का एक बड़ा कारण यह है कि स्पर्म या ओवम दोनों एक साथ फैलोपियन ट्यूब में न पहुंच पाए। ठीक है, यदि स्पर्म पहले पहुंच गया ओवम नहीं पहुंच पाया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, या ओवम पहले है पहुंच गया स्पर्म नहीं पहुंचा तो इससे भी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के चांसेस न के बराबर है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कैन ओनली ऑकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। जब दोनों एक ही साथ फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेंगे तभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फ्यूजन होगा। तो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, स्पर्म का ओवम के साथ फ्यूजन ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्लियर। तो अब हम देखेंगे कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या हो रहा है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम। फर्टिलाइजेशन के दौरान ए स्पर्म जो होता है वह क्या होता है, ओवम के कांटेक्ट में आता है। तो ओवम में आपको बताया था कि जोना पेलुसिडा लेयर होता है। ठीक है, जोना पेलुसिडा लेयर, जैसे मान लीजिए ओवम है तो ओवम की आउटर लेयर हो गई जोना पेलुसिडा। क्लियर, जोना पेलुसिडा ये आउटर लेयर हो गई ओवम की, और इस पे क्या हो गए, बहुत सारे स्पर्म जो है यहाँ पे एंट्री किए हुए हैं। स्पर्म इसके चारों तरफ बहुत सारे मिलियनों की संख्या में स्पर्म ओवम के पास पहुंचे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसमें बहुत सारे स्पर्म पहुंचे, लेकिन इसमें से कोई एक हेल्दी स्पर्म जो होगा, जो मैच्योर स्पर्म होगा, वही स्पर्म क्या कर पाएगा, जब फर्टिलाइजेशन के दौरान कोई एक हेल्दी स्पर्म मैच्योर स्पर्म क्या करता है, ओवम के जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है। जैसे ये कांटेक्ट में आता है, इसके मेम्ब्रेन के क्या करता है, मेम्ब्रेन के शेप को चेंज कर देता है। इसके वजह से इसके वजह से एनदर ये जो बाकी स्पर्म्स हैं वह अब एंट्री नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये सियोरिटी अब होने लगती है कि एक ही स्पर्म क्या कर सके, एक ओवम के साथ फर्टिलाइज कर सके। क्लियर, ये सभी घटनाएं क्या हो रही है, फर्टिलाइजेशन के दौरान हो रही है। पर है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जब बहुत सारे स्पर्म पहुंचते हैं ओवम के पास, तो जब कोई एक हेल्दी स्पर्म जैसे ही जो ओवम के जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है तो इसके मेम्ब्रेन के शेप को चेंज कर देता है, जिससे ये मेम्ब्रेन एडिशनल यानी एनदर स्पर्म के एंट्री को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ये सियोरिटी होती है कि एक ही स्पर्म एक ओवम के साथ फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, तो आपको बताया था कि ये स्पर्म का जो क्या होता है, फ्रंट पोर्शन होता है, जिसको आपको कहते हैं कि इसमें एक्रोसोम होता है, ये एक्रोसोम। तो इस एक्रोसोम के द्वारा एंजाइम सिक्रीट होता है। ये एक्रोसोम के द्वारा जो एंजाइम सिक्रीट होता है वह उस एंजाइम के द्वारा इस ओवम के मेम्ब्रेन को क्या किया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म क्या हो जाता है, इंटर कर गया। क्या इंटर कर गया, स्पर्म कहाँ इंटर कर गया, इस ओवम के अंदर इंटर कर जाता है। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर, तो आप वही देख रहे हैं कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन a sperm come in contact with zona pellucida layer of the ovum। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन a sperm comes in contact with zona pellucida layer of the ovum that checked the entry of additional sperm। ये क्या करता है, एडिशनल स्पर्म के एंट्री को रोकने का कार्य करता है। The secretions of the ectosome of the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the genopellucida and the plasma membrane। आपको बताएं कि जैसे ही प्लाज्मा एक स्पर्म इनके कांटेक्ट में आता है तो एडिशनल बाकी स्पर्म की एंट्री को रोक दिया जाता है। ठीक है, अब ये स्पर्म के क्रोमोसोम के द्वारा जो एंजाइम सिक्रीट किया जाता है वह एंजाइम जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए क्या होता है, ओवम
के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो दिस इंक्लूड्स द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocytes। इसी दौरान इसके वजह से क्या होता है, अब मियोटिक डिवीजन जो सेकेंडरी oocytes का मियोटिक डिवीजन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल। अब जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है वो भी अनइक्वल होता है एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन की वजह से क्या होता है, सेकेंड पोलर बॉडी और एक हैप्लॉइड ओवम का फॉर्मेशन होता है। अब ये हैप्लॉइड ओवम और हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म ये दोनों फ्यूज करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? तो पर है कि जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तभी ये डिसाइड हो जाता है कि ये जाइगोट क्या है, आइदर मेल है कि फीमेल है। ठीक है, ये जाइगोट जो है वो क्या है, मेल का है कि फीमेल का है, इसी समय ये डिसाइड हो जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के दौरान जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो उससे हमें क्लियर हो जाता है कि ये क्या है, कि ये मेल जाइगोट है कि फीमेल जाइगोट है। ठीक है, तो आप देखेंगे, आपको मालूम है कि फीमेल में कौन कौन से एक्स सेक्स क्रोमोसोम डबल एक्स होते हैं। ठीक है, मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है एक्स वाई है। तो फ्यूजन के दौरान क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक्स एक्स फीमेल हो गया, ठीक है, और ये एक्स वाई मेल हो गया। तो चांसेस एक्स एक्स फर्टिलाइज करेगा तो ये क्या हो गया, गर्ल हो गया। एक्स एक्स फर्टिलाइज करेगा तो क्या होगा, गर्ल। ठीक है, एक्स वाई फर्टिलाइज करेगा तो आपका बनेगा बॉय। ठीक है, एक्स वाई फर्टिलाइज करेगा तो एक्स वाई बॉय। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 50-50 चांसेस हैं, 50-50 ये चांसेस है कि वह बेबी क्या हो सकता है, गर्ल हो सकता है, आइदर क्या हो सकता है, गर्ल हो सकता है या लड़का हो सकता है, बॉय हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फीमेल के पास जो दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम है वो दोनों सेम है, एक्स क्रोमोसोम है, जबकि फीमेल मेल के पास एक्स भी है और वाई भी है। अब देखना ये होता है कि अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूजन होगा तो गर्ल होगा। ठीक है, जो जाइगोट होगा वो फीमेल होगा। यदि अगर मेल का वाई क्रोमोसोम एक्स के साथ फ्यूज करता है फीमेल के, तो क्या होगा, जो जाइगोट होगा वह मेल जाइगोट होगा। क्लियर? तो आप इससे कंक्लूजन यह निकालते हैं कि जो बेबी के सेक्स के लिए माने बच्चे के लिंग के लिए, ठीक है, उसके कौन जिम्मेदार होता है, तो उसका फादर जिम्मेदार होता है। ठीक है, फादर के द्वारा ही बेबी का क्या होता है, सेक्स का डिटरमिनेशन होता है, चाइल्ड का डिटरमिनेशन होता है। लेकिन हमारे समाज में अवधारणा क्या है, समाज में अवधारणा है कि महिलाएं क्या करते हैं, बच्चियों को जन्म देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लड़का हो या लड़की, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, महिलाएं ही जिम्मेदार है। जबकि ऐसा एकदम आप देख रहे हैं कि ये गलत है, क्योंकि एकदम यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि यहाँ पे फादर ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि क्या होता है, कि वह बेबी जो है गर्ल होगा कि बॉय होगा, क्योंकि फादर के पास यानी स्पर्म में ही क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स और वाई। अगर एक्स फ्यूज करेगा फीमेल के एक्स से तो गर्ल होगा, और वाई फ्यूज करेगा तो क्या होगा, जाइगोट जो होगा वह मेल होगा। क्लियर? तो ये था फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में इम्प्लांटेशन को डिटेल में जानेंगे कि जाइगोट बनने के बाद इम्प्लांटेशन कैसे होता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये फर्टिलाइजेशन टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।